नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में हम बताते हैं बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। मैं हूं दीपक डोभाल और मेरे साथ हैं आपकी तैयारी कराने के लिए खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर साहब। इसके साथ ही मेरे साथ रिसर्च से जुड़े मेरे तमाम सहयोगी शामिल हैं। कुशल बताएंगे बाजार का हाल और फोकस में क्यों है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। वरुण से जानेंगे आईटीसी में तूफानी तेजी का राज और जेपी मॉर्गन और जेफरीज की रिपोर्ट में क्या है खास। मानसी बताएंगी कंस्ट्रक्शन स्टील कीमतों में उछाल क्यों है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव रहा और आखिरकार निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ 17,500 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में 157 अंकों की बढ़त रही और ये 58,800 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 200 अंकों की गिरावट आई और ये 37,100 के नीचे बंद हुआ। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,585 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईएज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 782 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, यह बताने के लिए मेरे साथ कुशल गुप्ता मौजूद हैं। बताइए कुशल, आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में एक्शन दिखा? जी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजारों में आज भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, जहां पर अगर आप देखें तो इनिशियल 1-1.5 घंटे में निफ्टी गिरावट का रुझान दिखा रहा था, पर उसके बाद यहां पर थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आई और बाजार खत्म होने तक 30-40 अंकों की तेजी जो है आपको निफ्टी में क्लॉक इन होती हुई दिखी। पर बैंक निफ्टी दूसरी तरफ कमजोरी के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में आईटीसी इन्वेस्टर डे की जो घोषणा हुई थी उसके बाद 4-4.5% की गेंस के साथ बंद होता हुआ नजर आया, फॉलोड बाय एलएनटी 3-3.5% के गेंस यहां भी थे। गिरने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक जो है निफ्टी में लीड करता हुआ दिखा, जहां पर गिरावट थी। साथ ही टाइटन, नेस्ले जैसे स्टॉक्स पर भी आज दबाव बनता हुआ दिखा। कैपिटल गुड स्पेस आज फोकस में था, तो एलएनटी समेत एबीबी में सबसे शानदार तेजी इस सेक्टर से आती हुई नजर आई। इनफैक्ट 10-11% की तेजी यहां पर क्लॉक इन होती हुई दिखी इंट्राडे में। थर्मैक्स, एलएनटी जैसे स्टॉक्स जो है फोकस में थे। और एफएमसीजी स्पेस की भी अगर आप बात करें तो 2-3 दिन की जो सुस्ती थी वो उसको आज तोड़ता हुआ नजर आया और डीएफएम फूड्स शानदार तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी और टॉप गेनर इस स्पेस से ये निकल कर आया। स्मॉल कैप्स भी पीछे नहीं थे। यहां पर अगर आप देखें तो जस्ट डायल टॉप गेनर था, करीब 16-17% की इंट्राडे मूव इस स्टॉक ने क्लॉक इन की, फॉलोड बाय आईटीआई, ग्रैन्यूल्स इंडिया। बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा कमजोर था, तो एचडीएफसी बैंक समेत बाजार का जो पीएसयू दिग्गज है वो एसबीआई, जेएंडके बैंक जैसे स्टॉक्स पर दबाव थे। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो भसीन साहब ने एबीबी पर जो चाल है वो पहले ही पकड़ ली थी और काफी बेहतरीन तेजी यहां बनी। वोडाफोन आइडिया आप देखिए सरप्राइज मूव था, 15-16% की दमदार तेजी इस स्टॉक ने भी क्लॉक इन की, जिस तरह से राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में ये आपकी रिकमेंडेशन आती हुई नजर आई थी। तो ओवरऑल एक्सपायरी के दिन अगर आप देखें जिस तरह से वीकली मूव यहां पर आते हुए नजर आए हैं, अब देखना होगा कि कल जो कि कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है किस तरह से बाजार जो है अपना शेपअप होते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया कुशल। और अब हमारे साथ खास मेहमान का रुख करते हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ हैं। अविनाश जी स्वागत है। ट्रेडिंग का मौका कहां बनेगा, साथ ही पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा, हम ये तो आपसे पूछेंगे। लेकिन सर, आज के एक्शन को देखते हुए आपको बाजार का मिजाज किस तरह का नजर आ रहा है? देखो दीपक, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो वो एक बात का संकेत है कि मार्केट्स आने वाले दिनों के लिए भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। हालाँकि आज एक जो नेगेटिव सरप्राइज़ है, जो हमने काफ़ी हफ्तों से देखा है, वो ये है कि आज एफआई की बिकवाली काफ़ी बड़ी नंबर में हुई है और बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज ही है। लेकिन मेरे ख्याल से नेवरदलेस मार्केट में अभी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ऐसा आ रहा है कि ऑब्वियसली ओमिक्रॉन का जो वायरस का जो खतरा था वो थोड़ा-सा टल चुका है। अनुमान है कि अगर दिसंबर या जनवरी में ये केसेस ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, तो मार्केट्स को डेफिनिटली एक बड़ी रिलीफ रैली और देखने को मिलेगी। प्लस आने वाले दिनों में बजट का भी इंतज़ार है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनिटली कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना चाहिए और जहाँ-जहाँ मौके अच्छे मिलेंगे, वहाँ पे निवेशकों को मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे ऊपरी लेवल से घट चुका है। बिल्कुल। और सर, कुछ पोजिशनल सलाह आप देना चाहेंगे दर्शकों के लिए?
बिल्कुल दीपक, पोज़िशनल स्टॉक में हमको बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक अभी भी पसंद है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के जो क्वार्टरली सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आए थे, वो बहुत ही तगड़े थे। बीच में इन्होंने एक एनालिस्ट मीट डे भी किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिनटेक और टेक्नोलॉजी पे इनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस आगे भी रहेगा। मेरे ख़्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर कोई खरीदना चाहे, तो भी मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे लेवल पे ही है। 750 755 का करंट रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि करीबन 8 से 10 दिन के लिए 770, 775 का नियर टर्म का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। यहाँ पे 720 का स्टॉप लॉस रखिए। ये इनफैक्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन 8 से 10 दिन के लिए कम से कम 770, 75 का टारगेट लेके यहाँ पे निवेश एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड किया जा सकता है। शुक्रिया। आपसे आगे भी हम और राय लेंगे, लेकिन अब हम रुक कर लेते हैं आज जिस स्टॉक पर सबकी नजर रही, और वो स्टॉक था आईटीसी। आईटीसी में आज तूफानी तेजी दिखी। शेयर 5% उछलकर पिछले 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर चला गया। आखिर क्यों फोकस में है आईटीसी, बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण। ओवर टू यू वरुण। देखिए, आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए आज एक बड़ी खबर आई है, और वो ये है कि 14 दिसंबर को आईटीसी जो है वो इन्वेस्टर्स डे रखने वाला है। दरअसल आईटीसी पहली बार इस तरह का इन्वेस्टर डे कर रहा है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। आपने देखा होगा बाकी कंपनियां इन्वेस्टर डे करती है, लेकिन आईटीसी अब तक नहीं करती थी, और पहले बार आईटीसी भी जो है वो इन्वेस्टर डे कर रही है। अब इन्वेस्टर्स क्या सुनना चाहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टर सुनना चाहेंगे वो ये है कि कंपनी अपने डीमर्जर को लेकर क्या प्लान कर रही है। क्या वो एफएमसीजी कारोबार को डीमर्ज करेगी, क्या वो होटल कारोबार, क्या एग्री, क्या इन्फोटेक कारोबार को अलग करेगी, और इनमें से कौन सा कारोबार जो है उसको अलग करके लिस्ट कंपनी करेगी, इसके ऊपर सभी की नज़र होगी। एफएमसीजी कारोबार में ओवरऑल इंटीग्रेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स पूछना चाहेंगे कि क्या आप कर रहे हैं। साथ ही साथ हाल ही में कंपनी ने सनराइज फूड्स को एक्वायर किया था, तो जो स्पाइसेस का कारोबार है उसके इंटीग्रेशन को लेकर कंपनी क्या कर रही है, ये भी इन्वेस्टर जानना चाहेंगे। नो डाउट डिविडेंड पॉलिसी कंपनी लेके आई है, और अपना डिविडेंड जो है कंपनी ने दुगना कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में 3 बार कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए हैं, 2005, 2010, 2016, और अब 5 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बोनस, राइट इशू या फिर और किसी तरह से रिवॉर्ड नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आईटीसी फिर से बोनस, राइट इशू या फिर किसी इसी तरह का चीज़ देके इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो इस पर भी इन्वेस्टर्स क्लैरिटी चाहेंगे। बने रहिए वरुण हमारे साथ ग्लोबल मार्केट में रिकवरी पर, क्योंकि आज 2 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, जेपी मॉर्गन और जेफरीज की। तो वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, क्या कहना है दोनों ब्रोकरेज हाउस का इंडियन मार्केट्स के बारे में? देखिए, दिग्गज ब्रोकिंग फर्म जेपी मॉर्गन जो है वो दुनिया भर की रिकवरी को लेके काफ़ी बुलिश है। इनका कहना है कि साल 2022 में दुनिया की हर एक इकोनॉमी में आपको एक बेहतरीन रिकवरी देखने मिलेगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मानते हैं कि 2022 में कोरोना का अंत हो जाएगा, यानी कि कोविड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। नए वेरिएंट ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इनको भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो फार्मा कंपनीज़ है वो इसके लिए भी दवाई निकाल के ले ही आएंगी, और इसके चलते आप देखेंगे कि ग्लोबली इकोनॉमीज़ में काफ़ी हद तक रिकवरी देखने मिलेगी। इनका कहना है कि ट्रैवल इंडस्ट्री जो है, खासकर ट्रैवल जो है उसमें खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, उसका एक फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ कंजम्पशन में एक पेंटअप डिमांड जो है वो देखने मिलेगा, जिसके कारण साइक्लिकल रिकवरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है। शेयर मार्केट्स में रिकवरी होगी, लेकिन थोड़ी धीमी रिकवरी होगी, और इसी के चलते इनका कहना है कि अमेरिकी बाजार में करीब 8% के आसपास की तेज़ी होगी, और 2022 में इमर्जिंग मार्केट जो है वहाँ करीब 18 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। जो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो करीब 2.25% तक जा सकते हैं, इनका कहना है। और साथ ही साथ कच्चा तेल जो है वो करीब $90 तक अगले साल जा सकता है। हालांकि कुछ कॉशंस भी इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है हो सकता है कि वो लिक्विडिटी कम करे, क्वांटिटेटिव ईजिंग कम करे, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है उसका भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, और इसके लिए जो इन्फ्लेटेड मार्केट्स है जैसे कि नैस्डैक जैसे काफ़ी चल चुके हैं, वहाँ पे इनको लगता है कि थोड़ी बहुत दबाव आ सकता है। वहीं जेफरीज भी भारत को लेकर काफ़ी बुलिश है। इनका कहना है कि आने वाले समय में एक इकोनॉमिक सुपर साइकिल आपको भारत की इकोनॉमी में देखने मिलेगा, और आगे आपको काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी जो है वो भारत में देखने मिल सकती है। नो डाउट भारतीय बाजार जो है वो कुछ हद तक इनको महंगे लगते हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगले साल भारतीय बाजार जो है फिर से एक वापस हाई बना सकते हैं। 2022 में 7% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, और FY23 में जो
अर्निंग ग्रोथ है वो करीब 15% के आसपास रह सकती है, ये जेफरीज का कहना है। प्रॉपर्टी, ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर जो है इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ब्रोकरेज हाउसेस ग्लोबल मार्केट्स और खासकर इंडियन मार्केट्स और इकोनॉमी को लेके काफ़ी बुलिश साउंड कर रही है। और आज टेलीकॉम कंपनियों में जोरदार तेजी रही। क्यों फोकस में है वोडाफोन, आइडिया और भारती एयरटेल, ये बताने के लिए मेरे साथ लगातार बने हुए हैं कुशल गुप्ता। ओवर टू यू कुशल, बताइए। जी, तो वोडाफोन आइडिया आप देखिए यहाँ पर दमदार तेजी आज के सत्र में बनी, साथ ही भारतीय एयरटेल भी फोकस में था। पर सबसे पहले वोडाफोन आइडिया जो कि आज की हाईलाइट थी, 15-16% की दमदार तेजी स्टॉक ने क्लॉक इन की और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी कुछ आती हुई खबरें। और रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो बॉन्ड धारक हैं वोडाफोन आइडिया की कंपनी के, उनको जो है भुगतान करना अब ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट 13 दिसंबर को जो बॉन्ड धारकों को इनको ब्याज भुगतान करना है उसके लिए रकम जुटा ली गई है, ऐसा मानना है कुछ रिपोर्ट्स का। और यहाँ पर अगर आप देखें तो भुगतान के लिए इन्होंने जो पूंजी जुटाई है, अब आप देखिए यहाँ पर बड़ा जो है पूंजी जुटाने का हो सकता है प्लान होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 13 दिसंबर से मार्च तक कंपनी को करीब 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। तो डेफिनेटली ऑन ट्रैक ये होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से 4 साल का मॉरेटोरियम इन्होंने एक्सेप्ट किया है। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टैरिफ हाइक्स हुई है उससे कंपनी के कैश फ्लोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया तो फोकस में था ही, साथ ही गोल्डमैन सैक्स का जो CIO टूर होता हुआ दिखा था 7 दिसंबर को, उसमें सुनील भारती मित्तल जो कि चेयरमैन है भारतीय एंटरप्राइजेस के, उनकी तरफ से भी कमेंट्स आते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट वो ये मान रहे हैं कि मार्च 2022 तक 200 रुपए का आरपू जो है वो होने की उम्मीद है। और डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी इस वजह से भी लगाई जा रही है क्योंकि अगर आप मौजूदा जो टैरिफ हाइक्स हुई है उससे आरपू 180 रुपए तक पहुँचता हुआ नजर आएगा, ऐसा गोल्डमैन सैक्स जो है एस्टिमेट करके चल रहा है। और अगर 200 रुपए का आरपू जो है मार्च तक पहुंचना है तो उसके लिए डेफिनेटली यहां पर एक और टैरिफ हाइक अगले 10% की एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये नियर टर्म में ये होता है तो डेफिनेटली भारतीय एयरटेल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। यही नहीं, जो आइडियल इंडस्ट्री के लिए आरपू होना चाहिए वो 300 रुपए का, ऐसा सुनील भारती जी मानकर चल रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो ये सिक्वेंशली कहीं ना कहीं ग्रेजुअल रिकवरी जो है यहाँ पर होती हुई नजर आएगी आरपू में, और 10 से 15% की ग्रोथ जो है आपको आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी उनके बड़े बयान थे जहां पर वे मान के चल रहे हैं कि 8,000 करोड़ रुपए का आय पोटेंशियल जो है पूरी इंडस्ट्री का है, जिसके मुकाबले केवल अभी हाफ वे थ्रू होते हुए दिखे हम, जहां पर 50% ही हमने अचीव किए हैं आपसे। बट डेफिनेटली अगर आप देखें तो जो सबसे पहले टैरिफ इन्होंने बढ़ाए थे, दूसरी बारी भी ऐसा उनका मानना है कि अगर टैरिफ बढ़ानी पड़े सबसे पहले तो वो उससे शाय अवे नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली इन सब एनकरेजिंग स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल आगे चलकर काफ़ी बड़े फोकस में रह सकता है। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं। स्टील की कीमतों में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन स्टील कीमतों में ज्यादा तेजी दिखी है। इस पर जरा विस्तार से बातचीत कर लेते हैं मेरी सहयोगी मानसी से। मानसी, मार्केट में स्टील को लेकर काफी बज है, पूरी डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कंस्ट्रक्शन स्टील और कंस्ट्रक्शन स्टील से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में। आपको बता दें पिछले 6 सालों में कंस्ट्रक्शन स्टील की कीमतों में 117%, जी हाँ 117% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। इसमें वायर, रॉड, प्लेट, TMT बार्स जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली स्टील की चीज़ें हैं वो शामिल हैं। सरकार ने आयरन ओर और स्टील की उपलब्धता बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम उठाए। आपको याद होगा बजट में भी इस मुद्दे पर काफ़ी कुछ किया गया था और कई सारे फैसले होते हुए दिखे थे। पिछले बजट में हमने नॉन अलॉय, अलॉय और स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी को भी यहाँ पर घटता हुआ देखा। खास तौर से कंस्ट्रक्शन स्टील प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पर डेवलपर्स या कह सकते प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, उनको फ़ायदा हो इसके लिए, उन कंपनियों और उनके कारोबार को फ़ायदा हो इसके लिए ये कदम उठाए गए। कंस्ट्रक्शन स्टील प्रोडक्ट्स की कीमतों की अगर बात करें जिसमें लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो प्लेट्स जिसके हमने इस लिंक की शुरुआत में ही आपको बताया 117% तक की बढ़ोतरी इनकी प्राइसेस में पिछले 6 महीनों में देखने को मिल चुकी है। ठीक इसी तरह TMT बार्स की कीमतें पिछले 6 महीनों में 102% बढ़ती हुई दिखी हैं। वायर रॉड्स 80%, GP शीट्स जो कि कंस्ट्रक्शन शीट यूटिलाइज होती है फ्लैट्स बनाने के लिए, फ्लैट स्पेसेस और लैंड बनाने के लिए, उसमें 94% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। HR कॉइल्स और CR कॉइल्स जैसी प्रोडक्ट्स में 15 और 8% तक की बढ़ोतरी हमने देखी है।
अब ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि घर बनाने में इस्तेमाल होती है और स्टील की प्रोडक्ट्स है। इसी के चलते स्टील कंपनियां जो कि कंस्ट्रक्शन में कारोबार में हैं उन पर नज़र होनी चाहिए। टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, APL अपोलो, इलेक्ट्रो स्टील स्टील, JSPL, जिंदाल स्टेनलेस हिसार, इन तमाम कंपनियों पर इसके चलते फोकस होना चाहिए क्योंकि रियल एस्टेट में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं तो कनेक्टिंग सेक्टर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर फायदा देखेंगे। ओके मानसी, और अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, स्टील सेक्टर को लेकर आपकी फिलहाल क्या राय है सर? मुझे लग रहा है कि देखिए जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स है जैसे टाटा स्टील है, जिंदाल स्टील एंड पावर है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इतनी वोलेटिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं रहेगी। अभी भी ग्लोबली मेटल के प्राइसेस काफी ऊपर है। हमको लग रहा है कि फेरस एज वेल एज नॉन फेरस ये दोनों सेगमेंट्स अच्छे करेंगे। इसका मतलब एल्यूमिनियम सेक्टर की जो कंपनियां है जैसे हिंडाल्को है, नाल्को है, वहां पे भी हमारा रुझान पॉजिटिव रहेगा। और मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर आती है दीपक, तो मेटल सेक्टर में ये कंपनीज को एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से तीसरी तिमाही काफी अच्छी होगी और लोगों की उम्मीद काफी है कि शेयर प्राइसेस थोड़े से नरम है क्योंकि प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ग्लोबली अभी भी कीमतें काफी ऊपरी लेवल पे हैं। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही के बाद होपफुली अगर प्राइस हाइक आता है तो इसको सरप्राइज नहीं समझना चाहिए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अट्रैक्टिव है। तो टाटा स्टील, हिंडाल्को और मैं समझता हूँ नाल्को, इनको कोई भी गिरावट अगर आती है बाजार में तो इनको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करें। अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये जानने का। और आज ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया साहब। सुमित जी स्वागत। बताएं सर, कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, कल ऑप्शंस के जरिए मेरे पास दो स्टॉक है, दोनों स्टॉक तेजी के तरफ के हैं। आज पहला स्टॉक है, आज ब्रिटानिया के अंदर मोमेंटम देखने को मिला है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। करेक्शन के बाद ब्रिटानिया में तेजी का शुरुआत हो रहा है, तो 3640 वाला कॉल 55 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट बनेगा 75 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का। तो ब्रिटानिया का 3640 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। ये तो था पहला स्ट्रेटेजी। दूसरा स्ट्रेटेजी ऑप्शंस के अंदर एशियन पेंट्स के अंदर, एशियन पेंट्स में भी यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 3200 वाला कॉल 64 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के टारगेट एशियन पेंट के 3200 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों तेजी साइड के कॉल है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित बागड़िया जी कल के ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और हमारे साथ अविनाश जी भी बने हुए हैं। अविनाश जी, अब एक लॉन्ग टर्म पिक सर आपकी। दीपक, लॉन्ग टर्म पिक में हमको एक फ्रंटलाइन ऑटो कंपनी पसंद है और कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हमने आपके चैनल पे बहुत बार इसको रेकमेंड किया है। हाल ही में 820, 825 में रेकमेंड किया है। आज ये कंपनी का शेयर करीबन 850 टच किया है। हमारा मानना है कि विद इन द ऑटो स्पेस ये सबसे वेल पोजिशन प्लेयर है। इसका अल्फा भी, इसका बीटा भी बहुत कम है, लेकिन इसकी पोटेंशियल अपसाइड अगले 6 से 12 महीने में बहुत स्ट्रांग है। इसकी एक कारण ये है कि फार्म इक्विपमेंट में अभी भी ये मार्केट लीडर्स है, अच्छी तरह से वॉल्यूम हो रही है। प्लस जो व्हीकल्स ये बनाते हैं इसमें अभी भी 6-8 महीने की वेटिंग पीरियड है। सेमीकंडक्टर का इशू हमारा मानना है कि दिसंबर के बाद काफी हद तक कम होगा। और सबसे बड़ी बात, ये होल्डिंग कंपनी है महिंद्रा की सारी ग्रुप कंपनीज की, जैसे कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, महिंद्रा ऑटो कंपोनेंट्स है, टेक महिंद्रा है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि और थोड़ा अर्निंग सपोर्ट इस कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो अगर 6 से 12 महीने की अवधि के लिए कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि 1050 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिलेगा। तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे दर्शकों के लिए दमदार कमाई के मौके बताने के लिए। और इसी के साथ बाजार आज और कल में आज इतना ही। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।